1969 में एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट अचानक क्रैश हो गया। जब बायो इंजीनियर्स उस रिमोट गांव में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा गांव मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर गांव वाला मरा हुआ पड़ा था। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मरने से पहले लगभग सभी लोग अपनी छतों पर चढ़ गए थे और उनके पेट बुरी तरह फटे हुए थे। यह देखकर साइंटिस्ट समझ गए कि यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल इन्फेक्शन फैला था। टीम में एक फीमेल बायो इंजीनियर भी थी जिसने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था। इसी वजह से वह तुरंत इन्फेक्ट नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अंदाजा लगाया कि गांव वाले किसी मिस्टीरियस फंगस का शिकार बने थे, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। अनजाने में उसका पैर उस फंगस पर पड़ गया। फंगस ने तुरंत उसके बूट के रबर सोल को तोड़ दिया और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बदलकर उसके शरीर के अंदर घुस गया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद टीम वहां से निकलने लगी। कुछ ही देर बाद फीमेल साइंटिस्ट की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चाल लड़खड़ाने लगी और उसके सिम्टम्स तेजी से बढ़ने लगे। ये देखकर उसके साथी अलर्ट हो गए। टीम के लीडर को समझने में देर नहीं लगी कि वह इन्फेक्ट हो चुकी है। उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली। सिचुएशन हर पल ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। घबराहट में साइंटिस्ट गाड़ी में बैठी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन कंट्रोल खोने की वजह से व्हीकल लीडर से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि सभी लोग जख्मी हो गए और गन भी जमीन पर गिर गई। साइंटिस्ट तुरंत बाहर निकली ताकि गन उठा सके, लेकिन उसके एक साथी ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच जबरदस्त स्ट्रगल शुरू हो गया। आखिरकार साइंटिस्ट ने गन हासिल कर ली। उसे लगा कि इन्फेक्शन के फैलने से पहले या उसका साथी उसे मार देगा, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी विल पावर बाकी थी। एक पल में उसने फैसला कर लिया। गन को अपनी तरफ मोड़कर उसने खुद को गोली मार ली ताकि इन्फेक्शन आगे न फैल सके। उसकी मौत के तुरंत बाद मिलिट्री ने पूरे एरिया को सील कर दिया। इन्फेक्टेड गांव को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहां से मिले सारे सैंपल्स एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में भेज दिए गए। अगले कई सालों तक साइंटिस्ट्स उस रहस्यमयी फंगस पर सीक्रेट रिसर्च करते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह दोबारा बाहर निकला तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट्स उस फंगस को पूरी तरह समझ नहीं पाए। आखिर में उन्होंने उस डेंजरस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल फ्रीजर में सील करके हमेशा के लिए बंद कर दिया। समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी बदलती रही। मिलिट्री बेस में कई बार रेनोवेशन हुआ और धीरे धीरे वह खतरनाक फैसिलिटी दुनिया की नजरों से गायब हो गई। लगभग 40 साल बाद वह पुराना मिलिट्री बेस पूरी तरह अबैंडन हो चुका था। उसकी जगह अब एक ऑर्डिनरी वेयरहाउस कंपनी चल रही थी। आज रात वेयरहाउस में नाइट शिफ्ट पर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, लियो और एना। दोनों अपनी रूटीन ड्यूटी में व्यस्त थे। एना वेयरहाउस के नीचे वाले सेक्शन में पेट्रोल और इंस्पेक्शन कर रही थी, जबकि लियो फ्रंट डेस्क पर बैठकर कस्टमर सर्विस संभाल रहा था। कुछ देर बाद उनका पहला कस्टमर आया। वेयरहाउस का काम सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात एक औरत अपनी जिंदगी से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया था, बिल्कुल अपने पति की तरह। इसी बीच लियो और एना को पास ही से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज लगातार एक ही रिदम में आ रही थी। पहले तो दोनों समझ नहीं पाए कि यह किस चीज का साउंड है। काफी देर तक सर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि आवाज वेयरहाउस की एक दीवार के पीछे से आ रही है। दीवार सिर्फ पतले प्लास्टर बोर्ड की बनी हुई थी, फिर भी लियो उसे तोड़ने में हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि अगर दीवार डैमेज हो गई तो बॉस अगले दिन उसे जॉब से निकाल देगा। एना ने तुरंत एक आइडिया दिया, हम सिर्फ एक छोटा सा होल करते हैं, बाद में इसे आसानी से कवर कर देंगे। क्यूरियोसिटी के चलते दोनों मान गए और दीवार में छेद कर दिया। लेकिन जैसे ही दीवार खुली, अंदर का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक पुरानी और छिपी हुई फैसिलिटी का रास्ता था। वहां से मिलने वाले रिकॉर्ड्स और सिंबल्स किसी सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ इशारा कर रहे थे। इसी दौरान एक गवर्नमेंट ऑफिसर को भी इंफॉर्मेशन मिली कि एक बहुत पुराना अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। प्रॉब्लम यह थी कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वह मिलिट्री बेस कई साल पहले परमानेंटली बंद किया जा चुका था। पुराने डॉक्यूमेंट से पता चला कि उस फैसिलिटी की जिम्मेदारी कभी मिस्टर मेसन नाम के ऑफिसर के पास थी, जो अब रिटायरमेंट ले चुके थे। ऑफिसर रायन, जिसे यह रिपोर्ट मिली थी, सिर्फ एक जूनियर रैंकिंग ऑफिसर था। उसके पास इतना अथॉरिटी नहीं था कि वह इतने बड़े ऑपरेशन का डिसीजन ले सके। उसे तुरंत एहसास हो गया कि इस केस में शायद ऊपर तक करप्शन या कोई बड़ा कवर अप शामिल हो सकता है। इसी वजह से उसने ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ मिस्टर मेसन के पास खुद उस जगह जाकर सच जानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इधर लियो और एना मैप और पुराने साइंस को फॉलो करते हुए अंडरग्राउंड एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे। उन्होंने धीरे से उसका भारी दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से तेज गर्म हवा का झोंका बाहर निकला। दोनों एकदम रुक गए। पूरा अंडरग्राउंड चेंबर असामान्य गर्मी से भरा हुआ था, जैसे सालों से बंद किसी जगह के अंदर कोई खतरनाक चीज अभी भी जिंदा हो
और जागने का इंतजार कर रही हो। दरवाजे के पास लगी लाल अलार्म लाइट लगातार ब्लिंक कर रही थी। लियो और एना ने अंदाजा लगाया कि सालों से बंद पड़े होने की वजह से कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका होगा, लेकिन तभी कमरे के एक कोने ने उनका ध्यान खींच लिया। वहां चूहों का एक पूरा झुंड मरा हुआ पड़ा था। सबके शरीर पर हरे रंग के अजीब धागों जैसे स्ट्रक्चर्स फैले हुए थे। वह चीज किसी डेंजरस फंगस जैसी लग रही थी। दोनों ने ध्यान से अंदर देखा। कमरे के बीच में रखा एक बड़ा ग्लास कंटेनर भी उसी हरे फंगस से ढका हुआ था। मगर सबसे डरावनी बात कुछ और थी। कंटेनर में एक बड़ा सा होल था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बंद कोई चीज बाहर निकल चुकी हो। यह देखते ही लियो और एना समझ गए कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। उन्होंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, तुरंत दरवाजा बंद किया और वहां से निकलने लगे। इसी बीच वेयरहाउस कंपनी का बॉस भी बिल्डिंग में पहुंच चुका था। उधर अंडरग्राउंड लैब में अलार्म एक्टिवेट होते ही फंगस भी जाग चुका था। टूटे हुए कंटेनर से निकलने के बाद वह धीरे धीरे रेंगता हुआ एक पाइप की दरार तक पहुंच गया। फिर उस दरार के थ्रू बाहर निकलकर एक टेलीफोन पोल तक जा पहुंचा। अगले ही पल उसने अपने आप को तारों के बीच फैला दिया। उसका शरीर फट गया और लाखों माइक्रोस्कोपिक हरे स्पोर्स हवा में फैल गए। खामोशी से इन्फेक्शन अपना रास्ता बना रहा था। इसी दौरान एना किसी को कॉल करने वाली थी कि उसकी नजर कॉरिडोर में एक अजीब से जानवर पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद उसका वहम हो, लेकिन फिर वह उस क्रीचर को ध्यान से देखने के लिए आगे बढ़ी। बात बहुत ही स्ट्रेंज थी। वेयरहाउस के अंदर आमतौर पर कोई जानवर नहीं आता था, और अगर आ भी जाए तो लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। एना ने तुरंत लियो को आवाज लगाई। दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे और उस क्रीचर को दोबारा देखने की कोशिश करने लगे। इस बार वह उन्हें साफ नजर आ गया। उसे देखते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके सामने खड़ा जानवर किसी नॉर्मल क्रीचर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर हरा फंगस उग आया था, आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसकी मूवमेंट्स भी अननेचुरल थीं। कुछ पलों के लिए लियो और एना की सांसें तक रुक गईं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि अंडरग्राउंड लैब में जो भी चीज बंद थी वह अब आजाद हो चुकी है और शायद पूरे वेयरहाउस में फैलने लगी है। लेकिन तभी उन्हें पास ही से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज उनकी तरफ बढ़ने लगी। जब वेयरहाउस का बॉस सामने आया तो लियो और एना तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, चेहरा पूरी तरह बदल गया था और उसकी बॉडी की मूवमेंट्स भी अननेचुरल थीं। फिर उसने एक डरावनी और टूटी फूटी आवाज में कहा, अपना मुंह खोलो, मैं इसे तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ। कुछ सेकंड्स बाद वह अचानक जोर से चिल्लाया, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, मैं इसे तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ। यह सुनकर लियो और आना के रोंगटे खड़े हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि मदद के लिए किसे कॉल किया जाए, पुलिस को या किसी और अथॉरिटी को। कुछ देर बाद मिस्टर मेसन के फोन पर लियो और एना का कॉल आया। दोनों ने घबराहट में पूरी सिचुएशन बता दी। बात सुनते ही मिस्टर मेसन समझ गया कि जिस चीज का उसे सालों से डर था वह आखिर सच हो चुकी है। उसने तुरंत कहा, जहां हो वहीं छुपे रहो, मैं खुद वहां आ रहा हूं। उधर जेनी को भी इस खतरे के बारे में पता चल गया। वह पहले मिलिट्री में काम कर चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने पुराने गियर और वेपन्स निकाल लिए। लेकिन मिस्टर मेसन ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि जेनी भी इस जानलेवा सिचुएशन में फंस जाए। उसे अंदाजा था कि इस बार का थ्रेट पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वेयरहाउस की तरफ एक और मुसीबत बढ़ रही है। अचानक रात की खामोशी को कई मोटरसाइकिल्स की आवाजों ने तोड़ दिया। एक गैंगस्टर ग्रुप वेयरहाउस पर पहुंच चुका था। उनकी बाइक्स की गरज सुनते ही इन्फेक्टेड बॉस भी अलर्ट हो गया। असल में ये लोग वेयरहाउस को स्मगल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स छुपाने के लिए इस्तेमाल करते थे और आज रात वे एक इलीगल डील के लिए आए थे। जैसे ही गैंग के मेंबर्स अंदर घुसे, उनकी नजर जमीन पर पड़े अजीब से मलबे पर पड़ी। उस मलबे पर हरा फंगस फैला हुआ था। उसे देखकर सबके शरीर में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन लालच ने उनके डर को दबा दिया। वेयरहाउस उन्हें खाली नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने वार्निंग साइंस को इग्नोर कर दिया और सीधे नीचे वाले लेवल की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गैंग में मौजूद एक औरत को अचानक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। दूसरी तरफ मिलिट्री के कुछ लोग अब भी सीक्रेट तरीके से मिस्टर मेसन की मदद कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी के रूल्स की वजह से वे ओपनली एक्शन नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्हें हर कदम बहुत संभल कर उठाना पड़ रहा था। पर वक्त तेजी से निकल रहा था और वेयरहाउस के अंदर फंगस हर गुजरते मिनट के साथ और ज्यादा फैलता जा रहा था। जो भी उसके रास्ते में आने वाला था शायद जिंदा बाहर न निकल पाता। मिलिट्री के लोग ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन रिस्क लेकर वे मिस्टर मेसन को वेयरहाउस के अंदर की हर अपडेट देने लगे। जैसे ही मिस्टर मेसन को पता चला कि कुछ और लोग भी फैसिलिटी के अंदर घुस चुके हैं, उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि हर एग्जिट पॉइंट पर नजर रखी जाए। उसका डर बिल्कुल सही था।
अगर एक भी इन्फेक्टेड इंसान वेयरहाउस से बाहर निकल गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता था। उधर लियो ने हिम्मत करके धीरे से रोल अप शटर उठाया और बाहर झांका। उसने देखा कि इन्फेक्टेड बॉस वहां से जा चुका था। लियो ने तुरंत बाहर निकलकर हेल्प लाने का सोचा, लेकिन एना ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मैं उन गैंगस्टर्स के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालूंगी। लेकिन लियो ने सीरियस टोन में जवाब दिया, अगर हमने उन्हें वार्न नहीं किया तो शायद यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। एना ने गहरी सांस ली और आखिरकार उसकी बात मान ली। थोड़ी नाराजगी के साथ वह भी उसके पीछे चल पड़ी। दोनों बहुत संभल कर आगे बढ़ने लगे और आसपास नजर रखने लगे, लेकिन तभी वे लगभग सीधे इन्फेक्टेड बॉस से टकरा गए। अब इन्फेक्शन उसके फाइनल स्टेज में पहुंच चुका था। उसका शरीर अजीब तरीके से कांप रहा था और उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थीं। तभी उसकी नजर नीचे मौजूद गैंगस्टर्स पर पड़ी, जो अभी भी अपना स्मगल्ड माल चेक कर रहे थे। लियो ने जोर से चिल्लाकर सबको वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इन्फेक्टेड बॉस पहले ही उनके बीच पहुंच गया। अगले ही पल उसने सबके ऊपर हरा फंगस से भरा लिक्विड उगल दिया। पूरा एरिया चीखों और अफरा तफरी से गूंज उठा और उसके तुरंत बाद उसने वेयरहाउस का मेन शटर गिरा दिया। अब अंदर मौजूद हर इंसान फंस चुका था। कोई आसान रास्ता बाहर नहीं बचा था। फिर इन्फेक्टेड बॉस पागल जानवर की तरह लियो और एना की तरफ झपटा। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। इसी हंगामे के बीच एक बुजुर्ग औरत भी वहां पहुंच गई। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी गन निकाली और इन्फेक्टेड बॉस पर फायर कर दिया। गोली लगते ही क्रीचर लड़खड़ा गया, लेकिन इन्फेक्शन अब उसके शरीर की लिमिट तक पहुंच चुका था। अगले ही पल उसका पूरा शरीर अंदर से फट गया। लाखों हरे स्पोर्स हवा में फैल गए। हर तरफ जहरीली धुंध जैसा माहौल बन गया। ऊपर मौजूद बाकी गैंगस्टर्स ने गोली की आवाज सुन ली और तुरंत अलर्ट हो गए। खुशकिस्मती से वह बुजुर्ग औरत फायरिंग के तुरंत बाद सीढ़ियों से निकल चुकी थी। लेकिन अब वेयरहाउस के अंदर मौजूद लोगों को एक और भी बड़ी सच्चाई का सामना करना था। इन्फेक्शन सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहा था, अब वह पूरी बिल्डिंग में फैल चुका था और हर गुजरते मिनट के साथ उसका शिकार बढ़ता जा रहा था। खुशकिस्मती से उस बुजुर्ग औरत का सामना गैंगस्टर्स से नहीं हुआ। कुछ देर बाद लियो की मुलाकात गैंग के कुछ मेंबर्स से हो गई। डर के मारे उन्होंने तुरंत अपनी गन्स उसकी तरफ तान दी। एक गैंगस्टर ने गुस्से में पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? लियो ने उन्हें पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराई हुई हालत देखकर किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बार बार वार्निंग दी, उस हरे फंगस से दूर रहो वरना तुम सब मर जाओगे। लेकिन गैंगस्टर्स उसे पागल समझ रहे थे। तभी अचानक वेयरहाउस के बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। बाहर फंसे गैंग मेंबर्स चिल्ला रहे थे, हमारे लोगों को अंदर क्यों बंद किया है? गंग के एक आदमी ने गन लियो के और करीब लाते हुए धमकी दी, अभी शटर खोलो वरना गोली मार दूंगा। लियो फिर से समझाने लगा कि अंदर मौजूद लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरी में वह धीरे धीरे शटर की तरफ बढ़ा। सबको लगा कि अब वह दरवाजा खोल देगा, लेकिन अगले ही पल उसने पूरी ताकत से शटर दोबारा बंद कर दिया। गैंगस्टर्स गुस्से से पागल हो गए। इसी बीच एना पीछे से आई और उनका ध्यान भटका दिया। मौका मिलते ही लियो और एना वहां से भाग निकले। बाहर पहुंचते ही उनका सामना मिस्टर मेसन से हुआ। मिस्टर मेसन ने बिना देरी किए अपनी गन दोनों पर तान दी। कुछ पलों तक वह उन्हें गौर से देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि दोनों अभी तक नॉर्मल हैं और इन्फेक्ट नहीं हुए, तब उसने धीरे से अपनी गन नीचे कर ली। अब तक मिस्टर मेसन को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। इन्फेक्टेड लोगों के शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि पानी के कांटेक्ट में आते ही फंगस और तेज रफ्तार से फैलने लगता था। उधर आसमान में बिजली चमक रही थी। बादल घने होते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। मिस्टर मेसन जानता था कि अगर तेज बारिश हुई तो फंगस पानी के साथ फैलकर कुछ ही घंटों में पूरे शहर को इन्फेक्ट कर सकता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, पूरे इन्फेक्टेड एरिया को खत्म कर देना। इमरजेंसी मीटिंग के बाद एक फाइनल प्लान तैयार किया गया। अंडरग्राउंड लैब के नीचे एक छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस लगाया जाएगा। यह कोई बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं था। इसका ब्लास्ट रेडियस लगभग 5 किलोमीटर था और रेडिएशन भी सीमित एरिया तक ही रहता। इस सुनसान और आइसोलेटेड जगह के लिए यह प्लान सबसे इफेक्टिव माना गया। अब मिशन सीधा था, बॉम्ब को एक्टिवेट करो, सब लोगों को जितना हो सके बाहर निकालो और फंगस को हमेशा के लिए मिटा दो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। वेयरहाउस के अंदर अब भी कई लोग जिंदा थे और हर मिनट के साथ इन्फेक्शन उनके और करीब पहुंच रहा था। प्लान के मुताबिक न्यूक्लियर डिवाइस को लैब से कई 100 मीटर नीचे एक्टिवेट करना था ताकि रेडियो एक्टिव मटीरियल ज्यादा बाहर न फैल सके। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। बॉम्ब एक्टिवेट होने के बाद उसका टाइमर कभी कभी अनस्टेबल हो जाता था। इसका मतलब था कि काउंटडाउन किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड टाइम से तेज चल सकता था। यानी सबके पास बचकर निकलने के लिए बहुत कम वक्त था, लगभग 15 मिनट। उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता। मिस्टर मेसन ने गंभीर आवाज में कहा, अब मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई नॉर्मल इंसान बचा है। इसी दौरान गैंग का मोटा आदमी गुस्से में आगे बढ़ा और उसने अपनी गन लियो और एना पर तान दी।
उसका इरादा सबसे पहले खुद बचकर निकलने का था। सिचुएशन को देखते हुए लियो और एना ने फिलहाल उसकी बात मान लेना ही ठीक समझा, लेकिन तभी उसकी नजर वेयरहाउस के अंदर खड़ी अपनी एक साथी पर पड़ी। अगले ही पल उसका शरीर फट गया और हरे स्पोर्स हवा में फैल गए। ये देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उधर लियो और एना ने प्रोटेक्टिव सूट्स पहन लिए थे, लेकिन तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। बारिश की हर बूंद फंगस को और ज्यादा एक्टिव और पावरफुल बना रही थी। मिस्टर मेसन ने तुरंत एरिया में खड़ी गाड़ियों को डिसेबल करना शुरू कर दिया ताकि कोई इन्फेक्टेड इंसान भाग न सके। लेकिन अचानक रेडियो पर एक वार्निंग सुनाई दी। एक आदमी बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, उसके शरीर से बहुत ज्यादा हीट डिटेक्ट हो रही है। मिस्टर मेसन तुरंत अलर्ट हो गया। अंधेरी रात और तेज बारिश की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक सामने एक परछाई नजर आई। बिना एक सेकंड गंवाए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे इन्फेक्टेड आदमी को जा लगी, लेकिन फायरिंग के झटके से मिस्टर मेसन की पुरानी पीठ की चोट दोबारा उभर आई। तेज दर्द के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इसी अफरा तफरी के दौरान एक और इन्फेक्टेड इंसान सिक्योरिटी लाइन तोड़कर बाहर निकल चुका है। सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद मिस्टर मेसन ने ऊपर देखा। अंधेरे और बारिश के बीच उसे एक लाल वार्निंग लाइट चमकती हुई नजर आई। उसने तुरंत समझ लिया कि किसी ने रिस्ट्रिक्टेड गेट खोल दिया है। बिना देरी किए उसने फिर फायरिंग की। इस बार गोली एक इन्फेक्टेड गैंगस्टर को लगी और वह वहीं ढेर हो गया। तभी गैंग का मोटा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जख्मी मिस्टर मेसन को देखा, जो मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह गन उठाकर मिस्टर मेसन को मारने ही वाला था कि अचानक दूर से तेज हेडलाइट्स चमकी। वह जेनी थी। मोटा आदमी पलटकर देख ही रहा था कि जेनी ने बिजली की रफ्तार से अपनी गन निकाली। सिर्फ एक गोली और गैंगस्टर वहीं ढेर हो गया। उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस देखकर साफ समझ आ रहा था कि जेनी कोई आम औरत नहीं थी। मिलिट्री की ट्रेनिंग अब भी उसके अंदर जिंदा थी, लेकिन असली जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। बारिश तेज होती जा रही थी और फंगस अब भी पूरी ताकत के साथ जिंदा था। उधर लियो और एना आखिरकार दोबारा अंडरग्राउंड लैब तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट किया और फिर अपना भारी इक्विपमेंट छोड़कर वहां से निकलने लगे। लेकिन भागते वक्त कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। इस बार फर्क यह था कि लियो और एना पूरी तरह तैयार थे। एना ने तुरंत अपनी गन निकाली और सामने आई इन्फेक्टेड औरत को गोली मार दी। दोनों बिना रुके एग्जिट की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक नई प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। बॉम्ब का टाइमर अचानक एक्सपेक्टेड स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगा था। सिस्टम पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका था। सबको समझ आ गया कि अब वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा होगा, इसलिए सब लोग पूरी स्पीड से फैसिलिटी से बाहर निकलने लगे। कुछ ही सेकंड्स बाद जमीन जोर जोर से कांपने लगी। फिर एक भयानक धमाका हुआ। शॉर्ट ड्यूरेशन न्यूक्लियर डिवाइस शेड्यूल से पहले ही डेटोनेट हो गया था। पूरा एरिया आग, धुएं और शॉक वेव में डूब गया। कुछ ही पलों में पुराना मिलिट्री बेस हमेशा के लिए मिटा दिया गया। खुशकिस्मती से लियो, एना, जेनी और बाकी बचे हुए लोग ब्लास्ट जोन से काफी दूर निकल चुके थे। उनकी गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही थीं और वे ब्लास्ट रेडियस से बाहर पहुंचने में कामयाब रहे। ऑपरेशन का मकसद पूरा हो चुका था। वह रहस्यमयी हरा फंगस जिसने सालों पहले एक पूरे गांव को मिटा दिया था और फिर दोबारा दुनिया के लिए खतरा बन गया था, आखिरकार हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया।